हेलो डियर स्टूडेंट्स। श्री कृष्ण जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था और आपको बताया गया था कि हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था को जनवरी के प्रथम माह में समाप्त करेंगे पढ़ करके। तो इसी क्रम में आज दूसरा लेक्चर, इसमें हम देखेंगे संविधान की यात्रा। हमने कल पढ़ा संविधान का परिचय। एक बार पहले हम लोग कल जो पढ़े थे उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर नए तरीके से जो नई चीज़ें हैं उसको आज देखेंगे इस लेक्चर में। आप बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनिए। कई बातें जो स्क्रीन पर लिखी नहीं जाती लेकिन आपको लगता है कि आपको भूल सकता है तो उसे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे थे, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आइए पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। हमने जाना कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, राज्य व्यवस्था से जुड़ी कुछ खास बातों को जाना। हमने जाना कि राज्य व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है राज्य। उसके बाद उसका राज्य का मतलब ये नहीं होता कि जो हमारे वर्तमान में राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बल्कि वो किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। राज्य अर्थात समाज की राजनीतिक संरचना। और राज्य में चार तत्व जो जरूरी होते हैं उसमें भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो तीनों जो तीन प्रमुख अंग हैं राज्य व्यवस्था की, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसी की स्थापना कौन करता है? संविधान करता है। हम इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं और सबके अधिकारों को, शक्तियों को तय कर सकता है ताकि तानाशाही न हो सके। ठीक। और भारत में राष्ट्रपति जो है वो सरकार का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसको भी हमने जाना। उसके बाद हमने ये जाना कि कोई भी देश या के संस्थान जो होता है उसका नियम या कानून के संकलित प्रलेख जो होते हैं उसी को संविधान कहते हैं। संविधान जरूरी नहीं किसी देश का ही हो, किसी पार्टी का भी संविधान हो सकता है। जैसे आपको पता होगा पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस का संविधान लिखा था। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं कि संविधान किसी देश का ही हो। यहाँ पर जो संविधान की बात हम कर रहे हैं वो संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था, सरकार की संरचना, शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को तय करता है। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून क्या होता है? संविधान। कल जैसा कि मैंने आपसे कहा था बार बार कि देश चलेगा न गीता न कुरान से, केवल और केवल संविधान से। ठीक। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। कई तरीके से इसको पूछा जाता है कि हमने संविधान को अंगीकृत कब किया? तो अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो कई तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। अंगीकृत कब किया, अपनाया कब, या संविधान बनकर तैयार कब हो गया? तो सबका आंसर 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाते हैं। और संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, और इसी दिन से हमारा 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये ऑलरेडी स्पष्ट है इसमें। हमने उसके बाद क्या जानना था कि हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा, किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है, सबसे लंबा। भारत के संविधान का जो मूल आधार क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि बता चुका हूँ। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि हमने 3/4 या 75% जो है, 75% जो भी चीज़ें हमने कहाँ से ली है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपने संविधान में है। तो ये भी कहा गया था कि संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए कितने समय लगाया? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक। 12 कुल मिलाकर के बैठकें सत्र हुए थे, उसमें से 11 सत्र तो हर जगह लिखा गया है। 12वां सत्र जो होता है वो 24 जनवरी 1950 को होता है, जब सभी संविधान सभा के लोग, लगभग 284 लोग मिलते हैं और संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। तो इसमें सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों की बात की गई थी। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, लेकिन वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूची है। 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको बताया जा चुका है। आगे देखते हैं। संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर भी हमने जान लिया था कि क्या अंतर है। संविधान एक दस्तावेज है जबकि राज्य व्यवस्था कुछ नियम और व्यवस्थाओं का समूह है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने ये भी जाना कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान की जरूरत क्यों होती है। तो जरूरत यही होती है क्योंकि नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्य की परिभाषित करना है।
सरकार की संरचना, कार्यप्रणाली, सब कुछ चीज़ें हम देख चुके हैं, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। खाली बार-बार यही चीज़ लिख कर के आ रहा है 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया, संविधान को अपनाया। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं संविधान की विकास यात्रा। देखिए, संविधान की विकास यात्रा की जब बात होगी तो ये चीज़ आपको पता पहले से ही होगी, ये चीज़ पहले से ही पता होगी कि भारत के संविधान के विकास की नींव जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पड़ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पड़ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के लिए एक परिषद का गठन किया गया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी। पूर्वी देश कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हम दुनिया का मैप देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हम कहाँ पर आते हैं, पूर्वी गोलार्ध में, और यहाँ पर ही ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन से हम कहाँ पर हैं? पूर्व में। इसलिए किस लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी पूर्वी देशों के व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी उनके, क्योंकि उनसे हम कहाँ हैं, भारत कहाँ है? लंदन, ब्रिटेन से पूर्व में है, इसीलिए। अच्छा, 1726 के राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अगर आपसे कहा जाए कि किस राजलेख द्वारा कलकत्ता, मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई, तो 1726 का राजलेख था। उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, कौन था भैया प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। उन्होंने एक समिति गठित की थी। इसी की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये अंग्रेजी हुकूमत द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक पहला प्रयास था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में नियंत्रित करने का, क्योंकि कारण ये था, कंपनी लगातार दिवालिया होती चली जा रही थी, कंपनी घाटे में चल रही थी। यहाँ तक कि कंपनी के अधिकारी बार बार वहाँ की सरकार से, वहाँ के राजा से लोन की डिमांड कर रहे थे कि कंपनी दिवालिया हो गई है, कैसे खर्चा चले। लेकिन बात दूसरी ये थी कि कंपनी के जितने भी अधिकारी थे वो लगातार अमीर और पैसे वाले होते जा रहे थे, लेकिन कंपनी दिवालिया होती जा रही थी। इसका मतलब कि व्याप्त भ्रष्टाचार, बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था जो है कहाँ पर? कंपनी के अंदर। इसीलिए पहली बार कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और इस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत को ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना था तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। ठीक है, ध्यान रखना, भ्रष्टाचार को खत्म करना है और कंट्रोल करना है। अब इसमें किया क्या गया था, आइए देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कुछ प्रमुख विशेषताएं। देखिए, ऐसा है, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग मान्यता दी गई। पहली बात तो वास्तव में इसे कहा गया तो ये चीज़ होनी थी। सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया था कि एक वाणिज्यिक मंडल मतलब वाणिज्यिक कंट्रोल करने के लिए क्या गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD, निदेशकों का मंडल बना दिया गया था। निदेशकों के मंडल में निदेशकों का मंडल क्या करता, ये कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को देखरेख करता। अभी पूरी तरीके से कंपनी के राजनीतिक या वाणिज्यिक कार्य अलग अलग नहीं किए गए थे। अभी सिर्फ और सिर्फ एक प्रबंधकों का समूह दे दिया गया था। अच्छा, इसमें कहा गया भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो पद नाम है ये दे दिया गया कि भैया। और इसमें कौन था सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आप जान लीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स वही था जिसमें बंगाल में द्वैध शासन, जिसमें बंगाल में डुअल रूल जो होता है, द्वैध शासन का अंत किया था। वही द्वैध शासन जिसको बंगाल में किसने शुरू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। 1765 से 1772 के बीच में बंगाल में द्वैध शासन चला था। ठीक है, तो इस द्वैध शासन में बंगाल की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। यहाँ पर निजामत और दीवानी दो तरीके से बांट दिए गए थे। जो दीवानी थी वो चली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और निजामत का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास था? बंगाल के नवाब के पास। सोचिए कि टैक्स का जो भी पैसा आ रहा है, जो भी टैक्स का पैसा आ रहा है, वो किसके पास जा रहा है? ब्रिटेन के अधिकारियों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और सिर्फ उसको कहा गया नवाब को, भैया कि तुम शासन करो। बिना टैक्स के वो कैसे शासन करेगा? एक निश्चित मात्रा में उसको पैसा दे दिया जाता था, लेकिन उससे बंगाल की हालत एकदम खस्ता हाल हो चुकी थी।
और 1765 से 1772 के बीच में बंगाल में द्वैध शासन चल रहा था। और द्वैध शासन की शुरुआत की थी लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने इसकी शुरुआत की थी बंगाल में। लॉर्ड क्लाइव ने इसकी शुरुआत की थी बंगाल में। बंगाल में से इसकी शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने की थी और इसका अंत किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग इसका अंत किया था। तो वॉरेन हेस्टिंग ही यही जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, याद रखना है इस चीज़ को। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। ठीक, अब यहाँ पर इनके हाथ में क्या क्या आ गया था? शासन की समस्त, ब्रिटिश शासन की समस्त सैनिक व सिविल शक्तियाँ किसके पास आ गई? गवर्नर जनरल के पास आ गई। था उसके 4 सदस्य गवर्नर जनरल 1+4, यहाँ पे 1+4 वाली बात हो गई थी। एक गवर्नर जनरल था और 4 उसके परिषद सदस्य का एक परिषद बनाया गया। ठीक है, सब कुछ वही देख रेख करेंगे। ठीक, और गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था। आपको याद पता होगा, निर्णायक मत आपका जो है आरबीआई का गवर्नर देता है। ठीक है ना, मौद्रिक नीति समिति में। तो आप से कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करिए कि मौद्रिक नीति समिति जो होती है आरबीआई की, ठीक है ना, कितने महीने पर अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और उसमें कितने लोग होते हैं? मौद्रिक नीति समिति में कितने लोग होते हैं? वो कितने कितने अंतराल पर, कितने कितने महीने पर अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। ठीक, देख लेते हैं इसमें। तो मद्रास व मुंबई के, यहाँ पे एक बात और कही गई कि मद्रास व मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के जिनके क्या हो गए? अधीन हो गए। मतलब कि अब बंगाल हो गया बॉस, बी से बंगाल, बी से बॉस। अब किसका बॉस हो गया? मुंबई का और मद्रास का, कि भैया बॉम्बे और मद्रास का हो गया बॉस। अब आपको जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ चीज़ें करनी है, आप बिना परमिशन लिए मुझसे नहीं करेंगे। ठीक है, सब कुछ किसके अधीन आ गया? ये सब अधीन हो गए किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के। 1774 में, अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान के तहत, एक्ट था 73 का, लेकिन जो कोर्ट बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वो गई थी कलकत्ता में 1774 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उनका नाम था चैम्बर्स, लाइमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लाइमेस्टर और हाइड, ये 3 लोग और थे। इसने भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी किसको देना है? ब्रिटिश सरकार को देना है। भारत में अब तक कंपनी चाहे इन्फॉर्मेशन दे चाहे न दे, कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब कंपनी को राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों, तीनों मामलों की जानकारी किसको देनी पड़ेगी? ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ेगी। ठीक, अब बात करते हैं, एक बार दोबारा से उसको रिपीट करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, पहली बात तो 1773, उसके बाद फिर इसी को सुधार करने के लिए 1781 में कुछ अमेंडमेंट आता है। ठीक है, उसके बाद फिर 1781 के बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ही कुछ चेंजेस करने थे, इसके लिए आया 1786 का एक्ट। और उसके बाद फिर आना शुरू होता है 1793 से चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और उसके बाद फिर 1853 का चार्टर एक्ट। ये 4 प्रमुख चार्टर एक्ट आए थे, इसको याद रखना है, 4 प्रमुख चार्टर एक्ट आए थे। ठीक है, तो इसके बाद ये सारे जितने भी थे, जितने भी 1773 से लेकर के 1853 तक, ये सभी किसके अंतर्गत आए हैं? ये आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। अलग अलग यहाँ पर एक्ट आए हैं। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से 86 के बाद से जो भी कुछ शुरू हो रहा है वो क्या कहला रहा है? चार्टर कहला रहा है। ठीक, ये सभी कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए हैं। लेकिन आपको पता होगा 1857 में हो गई थी क्रांति, भारत की महान क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम की महान क्रांति। इसे कई इतिहासकार, यहाँ तक कि क्रांतिकारी, इसे आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जैसे कि वीर सावरकर जी ने इसे कहा है। ठीक, इसके बाद से सब कुछ कंपनी खत्म हो चुकी होती है, कंपनी को खत्म कर दिया जाता है और सब कुछ बागडोर किसके हाथ में आ जाती है? अंग्रेजी हुकूमत के हाथ में। तब वहीं से शुरू होता है भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, नॉट भारत सरकार, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 18, तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत सरकार शासन अधिनियम 1858। उसके बाद फिर आता है 1861। ठीक है, 1861 के बाद 1892, फिर 1909 का परिषद अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार, और 1935 का फिर आता है। और उसके बाद अंत में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये ध्यान देने वाली बात है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को
4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई को पारित हो गया। 18 जुलाई को पारित हो गया। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न पूछा भी गया है कब पेश किया गया, कब पारित हो गया। ठीक है।